students, I am Shweta Jaswal, your pharmacy tutor. Today I am going to teach you about basic of clinical research. What is clinical research? How the clinical research process going on and what are the different parties or different stakeholders who is involved in the clinical research. So now today's session is going to be very informative and very interesting. So don't miss it. Let's start today's session. Okay, at first start with what is clinical research. Clinical research क्या होता है? What clinical research come in picture in today's? जैसा कि हम जान रहे हैं आज पूरी कंट्रीज में क्लिनिकल रिसर्च हो रहे हैं. क्यों क्लिनिकल रिसर्च हो रहे हैं? क्या मेन इम्पोर्टेंस है क्लिनिकल रिसर्च का? क्लिनिकल रिसर्च हम किसी भी न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए करते हैं, उसकी नॉलेज गेन करने के लिए करते हैं, ताकि उस नॉलेज का हम यूज कर सके पेशेंट्स और सब्जेक्ट्स के वेलबींग के लिए. इस तरीके से क्लिनिकल रिसर्च स्टार्ट हुआ है. What is clinical research? What is definition of clinical research? So, clinical research, it is a properly planned. What? It is a properly planned. Why it is called properly planned? Because कोई भी क्लिनिकल रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं? प्रॉपरली प्लान करते हैं. प्लान करने के लिए क्या करते हैं? क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल को प्रिफर करते हैं. व्हाट इज क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल? जिसमें क्या होता है? कंप्लीट होल इंफॉर्मेशन होता है क्लिनिकल रिसर्च के बारे में. क्लिनिकल रिसर्च को कैसे करना है, किस किस फैक्टर्स को हमें इंडिकेट करना है, अगर बेनिफिट ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, अगर रिस्क ज़्यादा है तो क्लिनिकल रिसर्च के साथ क्या करना है. Overall, all protocol, overall, all the methods, all the process involved in the clinical research is completely discussed in a detailed way. Okay, so executed clinical trial, क्योंकि प्रोटोकॉल में कंप्लीट वे दिया जाता है क्लिनिकल रिसर्च का कि हम क्लिनिकल रिसर्च को कैसे परफॉर्म करेंगे. एक साइनॉप्सिस होता है कि क्लिनिकल रिसर्च का एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होगा, इसलिए यहाँ पे बोला गया है एग्जीक्यूटिव क्लिनिकल ट्रायल. ओके, इन विच इट इज पावरफुल एक्सपेरिमेंट टेक्निक, क्योंकि क्लिनिकल रिसर्च में एक पावरफुल एक्सपेरिमेंट टेक्निक का यूज करते हैं. क्यों करते हैं यूज? फॉर द असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी न्यू इनोवेशन और एनी न्यू इनोवेटिव. ओके, जो भी हम न्यू इनोवेशन कर रहे हैं उसका इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए, ताकि हम देख सकें कि वो सब्जेक्ट्स पे कैसे काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट के वेलबींग के लिए हमारे न्यू प्रोजेक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. सो व्हाट इज इनोवेशन और व्हाट इज न्यू? न्यू मीन्स एनी न्यू प्रोडक्ट, दैट मीन्स who have new indication. New means any new molecule, any new chemical combination. Example, if paracetamol is given, that means paracetamol is combined with new any drug and it gives a new indication. That means new indication is also a innovative, and if combination is new, then it is also a new product. If any treatment regimen, okay, treatment regimen means if कोई ड्रग हम अगर ले रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट रेजिमन हमने चेंज किया है और उसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो गई है, दैट इट इज आल्सो कॉल्ड ए इनोवेटिव. ओके, सो दिस इज द बेसिक एग्जांपल, बेसिक definition for the clinical research. Okay, now next, clinical research, how it is going on, what is the overall process for the clinical research. Clinical research starts with the drug discovery and the drug development. तो clinical research हम किसके
डिस्कवरी करनी होगी, है ना। ड्रग की डिस्कवरी करने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी डेवलपमेंट फेज में जाएंगे। डेवलपमेंट फेज का मतलब क्या है, मान लीजिए हमने कोई न्यू केमिकल मॉइटीज का इनोवेशन किया है। अब उस न्यू केमिकल मॉइटीज को हम उसको न्यू फॉर्मुलेशन में डेवलप करेंगे ताकि हम उसको मार्केट में ला सके और या फिर उसका हम टेस्टिंग कर सके, है ना। तो हमने क्या किया, ड्रग डिस्कवरी किया एंड देन फिर उसको डेवलप किया। ओके, सो फर्स्ट प्रोसेस ऑफ क्लिनिकल रिसर्च स्टार्ट्स विद द ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डेवलपमेंट। ओके, अब हमने ड्रग डिस्कवर कर लिया, ड्रग डेवलप कर लिया, देन उसके बाद नेक्स्ट आता है प्री क्लिनिकल स्टडी। ओके, व्हाट इज प्री क्लिनिकल रिसर्च? What is preclinical research? That means the study which is conducted on the animal, okay, is known as a preclinical study. Okay, तो preclinical study करने के बाद जो भी हमें डाटा मिलते हैं, ओके, हमने preclinical study किया, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, डाटा मिलेगा। अब इस डाटा को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करने के बाद हम उसको सबमिट करते हैं फॉर द IND फाइलिंग। ओके, कहाँ सबमिट करते हैं, IND फाइलिंग के लिए। व्हाट इज IND फाइलिंग? व्हाट इज IND? IND मीन्स इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। ओके, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग की फाइलिंग की। व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशनल? बिकॉज here the drug is in the investigation process and new, that means it is a completely new terms. Okay, it is a completely new product, it is a completely new moieties, it is a completely new treatment regimen. Okay, that's why it is called a investigational new drug, because that the product is in the investigation process. Okay, so now we are filing IND filing. Okay, हम IND filing कहाँ करते हैं, हम कहाँ किसके पास करेंगे, टू द रेगुलेटरीज। ओके, टू द रेगुलेटरीज, कहाँ करेंगे, रेगुलेटरीज के पास। ओके, रेगुलेटरीज अथॉरिटी। ओके, RE that means regulatory authority. Okay, regulatory authority. Now, regulatory authority give the approval for the IND. Okay, if regulatory finds that all the data is submitted to them, it is completely corrected, then they give a approval for the next phase, that is the clinical trial phase. Okay, that is the clinical trial phase. So here RA giving the approval. Okay, RA giving the approval. Okay, now IND giving the approval. Now our drug is coming in the next phase, that is the phase 1. Phase 1 is, it is the first step of the clinical research. Okay, first step of clinical research. Okay, clinical research, it is performed on the human volunteers. Okay, it is performed on the human beings. Now phase 1. Okay, now phase 1 study is started. Okay, now when phase 1 study is going on, lots of data is generated and collected and they are submitted to again the regulatory authority for the next approval for the phase 2. Okay, that means जो भी स्टडी, जो भी फेज 1, फेज 2, फेज 3 स्टडी होगी, हर एक फेज के बाद हमें डाटा को सबमिट करना होता है रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास फॉर द अप्रूवल फॉर द नेक्स्ट फेज। ओके, तो ये है कि किस तरीके से ये प्रोसेस पूरा चलता है फाइलिंग से लेके अप्रूवल तक। इस तरीके से फेज 1 से फेज 2, फिर हम डाटा कलेक्ट होगा, फिर डाटा कलेक्ट होगा, हम उसे सबमिट करेंगे रेगुलेटरीज के पास फॉर द नेक्स्ट अप्रूवल के लिए। नाउ आफ्टर फेज 2 नेक्स्ट NDA फाइल। ओके, नाउ फेज 2 के बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम अपने डाटा को सबमिट करेंगे रेगुलेटरीज के पास एंड इस बार हम क्या करेंगे, किस रूप में फाइल करेंगे, NDA फाइलिंग करेंगे,
application. Now again regulators review all the data and then they give the approval. Okay, they are giving the approval in the form of NDA approval. Okay, new drug application approval. Okay, now NDA approval, then the our drug come in the marketing permission, that is the post marketing surveillance. Okay, post marketing surveillance is phase 4 and then again going for the marketing approval in the market. Okay, so this is the overall process. Now that means here from IND filing to marketing permission. Okay, from IND filing to marketing permission, who are giving the approval? Regulatory authority giving the approval. Okay, now here next is the backend person, that is the sponsor. Okay, sponsor. Okay, sponsor are also reviewing the all the data of the clinical trial at the regular interval, because sponsor have the ultimate responsibility for the conducting the trial in a proper way, because sponsor also giving a funding. Okay, sponsor giving a funding to the company, to the CROs for the conducting the clinical trial. इसलिए स्पॉन्सर टाइम टू टाइम क्या करती है, रिव्यू करती है ऑल डाटा को फ्रॉम द IND फाइलिंग से लेके मार्केटिंग परमिशन तक. इफ स्पॉन्सर को कहीं पे भी कोई डाटा गलत मिलता है, इफ दे फाइंड दैट they leads to harm to the patient, okay, then they have the authority to stop the clinical research in that time, in particular time. Okay, means sponsor क्या करेगा, जैसे अगर उसे लगता है कि ये डाटा सेफ नहीं है ह्यूमन बींग्स के लिए, रिस्क बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू बेनिफिट, देन वो उसी समय इस क्लिनिकल रिसर्च को स्टॉप कर देती है. तो यहाँ स्पॉन्सर का भी बहुत बड़ा रोल होता है. वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज का अप्रूवल का वेट नहीं करती है. अगर स्पॉन्सर भी चाहे तो क्लिनिकल रिसर्च को कभी भी बीच में रोक सकती है इफ दे फाइंड दैट द बेनिफिट्स इज लेस देन द रिस्क. ओके, with the help of benefit risk analysis. Okay, now next is what are the different parties and different stakeholders who is involved in the clinical research. Okay, क्योंकि clinical research कोई एक आदमी का काम नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर clinical research को करते हैं. तो कौन कौन से पार्टीज हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो क्लिनिकल रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट आता है रेगुलेटरी अथॉरिटी. जैसा कि अभी हमने देखा कि फ्रॉम प्री क्लिनिकल डाटा से मार्केटिंग परमिशन तक अप्रूवल कौन प्रोवाइड कर रही है, अप्रूवल दे रही है रेगुलेटरी अथॉरिटी. नाउ वन क्वेश्चन कम इन माइंड दैट हु इज रेगुलेटरी अथॉरिटी, हु इज रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया? DCGI, CDSCO, CDSCO. Okay, what is DCGI? DCGI means Director Control General of India. Okay, and CDSCO, mainly CDSCO is the regulatory authority and CDSCO is formed under the DCGI. Okay, what is CDSCO? Central Drug Standard Control Organization. Okay, CDSCO is the regulatory authority in India. So then next is IEC and IRP. What is IEC? IEC means Independent Ethics Committee. Okay, what is IEC? Independent Ethics Committee. कौन होते हैं ये इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी? मेनली एथिक्स कमेटी को डिफरेंट बैकग्राउंड से लेके ऑलमोस्ट 5 मेंबर
लेके एथिक्स कमेटी को बनाया जाता है। वो 5 मेंबर कोई भी डिफरेंट बैकग्राउंड से होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो साइंस बैकग्राउंड से हो, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से होना चाहिए। कोई डॉक्टर्स हो सकते हैं, कोई नॉन साइंटिफिक पर्सन हो सकते हैं, स्टैटिस्टिशियन हो सकते हैं, ओके। मतलब साइंटिफिक बैकग्राउंड एंड एज वेल एज नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड, दोनों से मिला के हम क्या करते हैं, आईएसी कमेटी को बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज रोल ऑफ द हियर एथिक्स कमेटी। तो एथिक्स कमेटी क्या करते हैं, जो भी ओवरऑल क्लिनिकल रिसर्च होता है, ठीक है, क्लिनिकल रिसर्च कहाँ होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी हॉस्पिटल्स में, है ना, सीआरओस कंपनीज में। तो जहाँ पे भी होता है एथिक्स कमेटी, वहाँ पे क्या होता है, उस पर्टिकुलर साइट पे क्या होता है, वहाँ पे एथिक्स कमेटी होती है। एग्जाम्पल मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, क्लिनिकल रिसर्च हो रहा है, तो उस हॉस्पिटल्स में क्या होगा, वहाँ एथिक्स कमेटी होंगी और हमें उस एथिक्स कमेटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम इस साइट पे हम क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ओके। देन आता है सीआरओ, ओके। व्हाट इज सीआरओ, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सीआरओ मीन्स कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सीआरओ क्या है, जैसा कि हमने देखा क्लिनिकल रिसर्च को कराने में हेल्प कौन करता है, फंडिंग कौन करती है, वो स्पॉन्सर करती है। अब स्पॉन्सर ने फंडिंग दे दी है कि उसे ये क्लिनिकल रिसर्च कराना है। अब एग्जाम्पल स्पॉन्सर जो है वो कौन है, वो फार्मा कंपनी। फार्मा कंपनी को एक कैंसर पे अभी अपना रिसर्च कराना है, बट वो रिसर्च उसे 5 डिफरेंट कंट्रीज में कराना है। अब ये फार्मा कंपनी हर जगह जाके तो रिसर्च नहीं कर सकती, तो वो क्या करती है, वो सीआरओस को हायर करती है, ओके। सीआरओस दैट मींस कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सीआरओस को हायर करती है कि ये सीआरओस क्या करती है, डिफरेंट लोकेशन पे इस पर्टिकुलर क्लिनिकल रिसर्च को कंडक्ट करने में हेल्प करती है। क्योंकि सीआरओस का ब्रांच होता है, जैसे एक सीआरओ से मान लीजिए वो मुंबई में है तो उसका ब्रांच बहुत जगह होंगे, हर एक कंट्री में होगा। तो इस तरीके से फार्मा कंपनी क्या करती है, जो स्पॉन्सर्स है वो सेलेक्ट करती है कि वो किसे अपना क्लिनिकल रिसर्च कंडक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट देती है, ठीक है। तो ये हो गई सीआरओस। देन आते हैं एसएमओ। व्हाट इज एसएमओ, दैट इज साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एसएमओ क्या है, साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि नेम से हमें समझ में आ रहा है साइट, यानी ये किसी साइट को इंडिकेट कर रहा है। दैट मीन्स हम जहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च कर रहे हैं, सीआरओस तो क्या करेगी, वो हेल्प करती है क्लिनिकल रिसर्च को कराने में। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ रिसर्च साइट पे नहीं हो सकती। कैंसर पेशेंट हमें हॉस्पिटल की जरूरत होगी, तो दैट मीन्स साइट इज इंडिकेट द हॉस्पिटल, मतलब प्लेस जहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च हो रहा है, ठीक है। साइट इंडिकेट्स द हॉस्पिटल। देन नेक्स्ट आता है पीआई, ओके। पीआई मीन्स प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, पीआई मीन्स प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। क्या होते हैं ये प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, मेनली ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लिनिकल रिसर्च को कंडक्ट करने में, वो होती है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की, क्योंकि यही होते हैं जो क्लिनिकल रिसर्च कंडक्ट करते हैं। एग्जाम्पल साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, क्लिनिकल रिसर्च, अगर कोई कैंसर पे काम करना है क्लिनिकल रिसर्च में, तो वहाँ पे क्या होंगे, एक कैंसर स्पेशलिस्ट होंगे या कैंसर डॉक्टर होंगे, वो करेंगे यहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च, तो वो होंगे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, ओके। तो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के साथ एक और काम करते हैं, वो होते हैं सीआरसी, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, और सीआरए, ओके। पीआई के साथ कौन काम करता है, सीआरसी, दैट इज क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर। ये हमेशा प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को असिस्ट करेगी क्लिनिकल रिसर्च करने में, ठीक है। देन आते हैं पेशेंट्स।
अब पेशेंट्स का रोल, पेशेंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना किसी पेशेंट्स के आप कभी भी कोई क्लिनिकल रिसर्च परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हमें पता है कि फर्स्ट फेज, ओके, क्लिनिकल रिसर्च का फर्स्ट फेज किस पे किया जाता है, वो पेशेंट्स पे किया जाता है। देन आते हैं स्पॉन्सर। नाउ अगेन स्पॉन्सर, मैं इतने टाइम से स्पॉन्सर बोल रही हूँ, अब आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि स्पॉन्सर कौन है। हु इज द स्पॉन्सर? फार्मा कंपनी। ओके, फार्मा कंपनी इज अ स्पॉन्सर। ओके, हु इज गिविंग द फंडिंग, okay, to the CRO for the conducting the clinical research. Okay, now you are aware about the 7 parties and stakeholders who is involved in the clinical research process. So ये था आज का overall process. I think अगर आप लोगों को इसमें कोई भी process में कोई doubt है या किसी डिफरेंट पार्टीज की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने में कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको क्लिनिकल रिसर्च का आज का वीडियो कैसा लगा। ओके, फॉर टुडे नाउ वी कंक्लूड। थैंक यू।